कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी बॉर्न डिसऑर्डर है जिसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए या इसके रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्क है और रिपीटेड हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन है। लेकिन इन दोनों ही चीजों से अगर इसको ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, ये इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले जा रहे हैं, तो कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आप पेशेंट्स में देख रहे हैं, और उसका अगर आप ध्यान रखें तो आपको बहुत हद तक मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें मास्क की, तो मास्क पहनने से, लंबे समय तक मास्क पहनने से कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो मास्क, जो फिटेड मास्क होता है, जब ये नाक पे प्रेस करता है, स्किन के कानों के पीछे जब प्रेस करता है, चिन के नीचे प्रेस करता है, तो मास्क का जो मटेरियल होता है और उसकी जो रगड़ होती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन अब क्रिएट होता है, और इसकी वजह से रैशेस होना बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स में ही नहीं, हम नॉर्मल पेशेंट्स में भी ये देखा जा रहा है। स्पेशली वो पेशेंट्स जो स्लाइटली, जिनकी स्किन थोड़ा एलर्जिक टेंडेंसी की तरफ होती है, या जो एस्थमेटिक्स होते हैं, जिनका स्किन सेंसिटिव होता है, उनको फ्रिक्शन की वजह से रैशेस हो रहे हैं। सेकेंड चीज, मास्क। जब हम मास्क बहुत समय तक लगाते हैं और उसी के अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं, या मतलब उसी में जो सांस लेते हैं, उसकी वजह से जो तेल होता है, जो डर्ट होता है, और जो हम ब्रीदिंग करते हैं, उससे एक ऐसा इन्वायरमेंट मास्क के नीचे क्रिएट हो जाता है जो हमारे स्किन के बैरियर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, या उसे थोड़ा सेंसिटिव बनाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के कारण ब्लिस्टर्स, रैशेस, ड्राइनेस, डर्मेटाइटिस, और कुछ केसेस में हमें पिंपल्स, जिसको कि मास्क एक्ने कहते हैं या मास्कनी कहते हैं, इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। उसके अलावा मास्क का फैब्रिक जो होता है, उसकी खुद की, उसी की वजह से जो इरिटेशन है वो भी हो सकती है। मास्क के पीछे जो ये ईयर बैंड्स होते हैं, जब वो इरिटेशन कॉज करता है, या उसे हम बार बार फिट करते हैं, उसके कारण भी, जब हम मास्क को बार बार टच करते हैं, अगर आपका मास्क प्रॉपरली फिटेड नहीं होता है, हम उस पर हाथ लगाते हैं, उसे बार बार टच करते हैं, उससे भी हम इन्फेक्शन अपनी जो स्किन है उस पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से, मास्क के अंदर जो हम ब्रीथ करते हैं और जो स्किन को डैमेज करता है, उसकी वजह से जो रैशेस हो जाते हैं, ये हम देख रहे हैं। और फैब्रिक की वजह से, जो फैब्रिक हम यूज करते हैं, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, अगर वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, तो वो भी आपकी स्किन में रैशेस कॉज कर सकता है। मास्क का सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि यूजेज क्या है। हमारे जो हम मास्क यूज कर रहे हैं वो फैशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे मास्क का एक यूजेज क्राइटेरिया है कि वो हमें कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन को आपसे दूसरा और दूसरों के आप तक पहुंचाने में, या उसके ट्रांसमिशन को स्टॉप करने में हेल्प करे। ठीक है ना? तो इसके अंदर अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, तो आपको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप फैब्रिक की बात करना चाहते हैं, तो फैब्रिक, आइडियली जो फैब्रिक होना चाहिए वो नॉन सिंथेटिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि वो नायलॉन, पॉलिएस्टर या रेयॉन फैब्रिक नहीं होना चाहिए। आइडियल फैब्रिक जो नॉन इरिटेंट होता है वो कॉटन होता है। मतलब कि हाई थ्रेड काउंट, मतलब कि बहुत हाईली थिकली वोवन अगर कॉटन आप फैब्रिक लेते हैं, जो जनरली रजाइयों वाला कपड़ा होता है, क्विल्ट बनाने का या फिर तकिया बनाने का जो कपड़ा होता है, कॉटन का फैब्रिक, वो आप यूज करें। आपका जो फैब्रिक होता है वो एटलीस्ट 2 लेयर का मास्क होना चाहिए। ठीक है? जब हम कॉटन का फैब्रिक यूज कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ इरिटेशन, जो हमें इरिटेशन की वजह से स्किन में रैशेस होते हैं कपड़े या फैब्रिक के द्वारा, वो कम हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसको धोना आसान होता है। तो जो रिपीटेबिलिटी का एक इश्यू आता है, कई बार क्या होता है कि मास्क धोने का प्रॉब्लम आता है, तो वो इजीली वॉशेबल भी होता है, तो उसको आसानी से धो के रीयूज भी किया जाता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है वो मास्क। और लॉन्ड्री करना भी, मतलब वही कि धोना बहुत आसान होता है, रीयूज करना इजीली अवेलेबल है, और वो इरिटेशन प्लस वो मास्क ब्रीथेबल होता है, उसके अंदर वो कंफर्टेबल होता है। तो जो अगर अगर हम जो टच करके, या अगर हमारा मास्क या कपड़ा कंफर्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम बार बार उसे एडजस्ट करके इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देते हैं, या उसकी वजह से जो फ्रिक्शन हम कॉज करते हैं बार बार एडजस्टमेंट की वजह से, वो भी कम होता है। अगर हमारा कपड़ा जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा नॉन इरिटेटिंग है,
इजीली रियूजेबल है, इजीली वॉशेबल है, उस कपड़े का थ्रेड काउंट हाई है, तो वो हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है, हमें रैशेज से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हम उसे दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने बात किया कि मास्क यूजेज से जो हम मॉइस्चर जो हम ब्रीथ करते हैं और जो ऑयल स्किन सिक्रीट करती है उसके मिक्सचर से जो एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो हमारे स्किन का जो बैरियर होता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे डैमेज कर देता है और इसी की वजह से रैशेस होते हैं या हम एक्ने की टेंडेंसी होती है या ड्राई फ्लेकी स्किन हो जाती है या किसी किसी केसेस में उन्हें जिनको एक्जिमा होता है उनको डर्मेटाइटिस जैसी चीजें भी सामने आती हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहली चीज होती है कि मास्क पहनने से पहले और मास्क पहनने के बाद आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करिए। जो भी बिल्डअप है, जैसे कि डर्ट है, ऑयल है, जिसने आपके पोर्स को क्लॉग किया है, वो सब हटाना जरूरी है। तो मास्क पहनने से पहले आप माइल्ड सोप फ्री क्लिंजर्स जो आते हैं उनसे अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करिए। बहुत हार्श सोप्स या फेस वॉशेस मास्क पहनने से पहले यूज करना एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी स्किन के बैरियर को थोड़ा ड्राई कर देगा, थोड़ा वल्नरेबल कर देगा और डैमेज होना ज्यादा आसान होगा। मास्क पहनने से तुरंत पहले आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर, बहुत थिक क्रीम्स, बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स लगाने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि वो आपके पोर्स को ज्यादा क्लॉग करेगा और ज्यादा क्लॉग करने की वजह से आपको पिंपल्स होने की, एक्ने होने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो मास्क पहनने से पहले आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर जैसे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं आजकल या हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, उनका प्रयोग करिए। उसकी एक लेयर अच्छे से अपनी स्किन पे लगाइए। आप लाइट वेट सनस्क्रीन भी उसके ऊपर लगा सकते हैं जिससे कि आपको सन डैमेज ना हो। तीसरी चीज ये होगी कि जो आपका लिप एरिया है या जैसे नोज का एरिया जहाँ पे मास्क फिट होता है, उस एरिया को हल्की पेट्रोलियम जेली या थिक मॉइस्चराइजर से आप प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मास्क स्नगली फिट होता है, जैसे कि नोज है, लिप है, चिन एरिया है और कान के पीछे का एरिया। तो इनको अगर हम पहले से ही फ्रिक्शन से प्रिवेंट करके रखें, इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें, तो हम इन तरीके के रैशेस जो फ्रिक्शन से होते हैं या स्नग फिटिंग से होते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड की क्रीम्स आती हैं जो कि बच्चों की डायपर रैश क्रीम में भी होता है। हम हल्की सी वो क्रीम भी इन एरियाज पे जहां हमें फ्रिक्शन हो रहा होता है अगर हम लगाते हैं, तो स्किन का जो बैरियर होता है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। जो कांस्टेंट फ्रिक्शन से हमको प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। इसके अलावा एक और एडवाइस है कि वो लोग रेगुलरली मेकअप यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि मास्क यूज करने से जब हम ब्रीथ करते हैं पोर क्लॉगिंग की, पिंपल्स होने की, रैशेस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो मेकअप के बारे में मैं कहूंगी कि मेकअप बहुत कम यूसेज पे जाना चाहिए। रिमूव कर अच्छी तरीके से रिमूव करना चाहिए। हो सके तो बिल्कुल लाइट कंसीलर्स या टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, सनस्क्रीन्स आते हैं, सिर्फ उसका प्रयोग करें। अगर बहुत ही है तो आप मेकअप सिर्फ आईज पे करें, क्योंकि वही एक एरिया है जो हाईलाइट हो रहा है अगर आप बहुत ही मेकअप के अंदर है। और लिप्स पे भी, क्योंकि लिप्स क्या होगा अगर आप मेकअप यूज करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, क्योंकि मास्क जब आप लगाते हैं लिप का जो एरिया है वो रब करता है, और जो वो लिपस्टिक है वो जब स्किन के अलग अलग भागों पे टच करती है, वो क्रीम बेस्ड लिपस्टिक अगर वो स्मच प्रूफ नहीं है, तो वो इन एरियाज पे इरिटेशन कॉज कर सकती है, पोर्स को बंद करके वहां पे भी इरप्शंस कॉज करती है। अब जब आपने फेस मास्क यूज कर लिया है उसके बाद भी आप अपने फेस मास्क को अच्छे तरीके से धोने के लिए दीजिए। फेस मास्क धोना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी रीयूजेज की वजह से भी स्किन रैशेज हो सकते हैं या स्किन में इरप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज वो जो ऑयल डर्ट जो भी मास्क में आया है बिकॉज ऑफ यूजेज, दैट हैज टू बी क्लीन। उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। फेस मास्क हटाने के बाद आप एक अच्छे से जो भी आपको फेस वॉश सूट करता है, अगर आप ऑयली स्किन है तो थोड़ा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर है, फिर एक डीप क्लिंजिंग जो फेस वॉश होता है उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से धोएं। और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर्स लाइट बेस्ड ही लगाएं, बिकॉज थिक बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपको जब मास्क, बिकॉज आपका स्किन थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है, मॉइस्चराइज करना जरूरी है, बट थिक मॉइस्चराइजर आप मास्क हटाने के बाद भी यूजेज ना करें।
इसके अलावा आजकल लोग स्किन केयर रेजिम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। AHA, BHA हो गया, रेटिनॉइड्स हो गए, और ऐसी कोई भी क्रीम जो आपकी स्किन को ड्राई इरिटेटेड फील कराती हैं, उनका यूजेज थोड़ा मिनिमम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। बिकॉज जब हम एक रेटिनॉइड यूज करते हैं जो मोस्टली एंटी एजिंग क्रीम्स में होता है, या जब आप पिंपल की ट्रीटमेंट के लिए जब आप जाते हैं तब रेटिनॉइड्स उनके अंदर होता है। रेटिनॉइड का एक मैकेनिज्म होता है कि वो स्किन को थोड़ा सा टॉप लेयर को एक्सफोलिएट कराता है, मतलब छीलने का काम करता है, तभी स्किन नीचे से जो आती है वो नहीं आती है, रिजुविनेटेड आती है। बट जब आप मास्क यूजेज कर रहे हैं और आपका मास्क यूजेज ज्यादा है, आप ज्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं, तो आप रेटिनॉइड की यूजेज जो आप नाइट क्रीम्स में कर रहे हैं उसे कम कर दीजिए। अगर आप रोज लगाते हैं, रोज अगर आप 3 घंटे लगाते हैं या ओवरनाइट लगाते हैं, उसे हफ्ते में 2 बार कर दीजिए या एक दिन छोड़कर कर दीजिए। और 3 घंटा लगाते हैं या 4 घंटा लगाते हैं तो उसे 1 घंटे के लिए कर दीजिए, उस पर थोड़ा आप लाइट जाइए। बिकॉज अगर स्किन रेटिनॉइड की वजह से इरिटेटेड होगी तो रैशेस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली लोग केमिकल एक्सफोलिएटर जैसे AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड होम पीलिंग सोल्यूशंस घर पे यूज करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हैं, वीकली यूज करते हैं, तो उसे आप 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कर दीजिए। क्योंकि ज्यादा एक्सफोलिएशन इस दौरान आपकी स्किन के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। और मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन्स रेगुलरली। उर्वी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये ब्रीदिंग जो हम करते हैं मास्क के अंदर, उसी के कारण जो होठ होता है या होठ की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। इसके लिए मेरा सबसे पहला एडवाइस आपको यही होगा कि आप पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए। ठीक है, अगर आप पानी अच्छी तरीके से पिएंगी तो आप इंटरनली हाइड्रेटेड रहेंगी, जो एक टेंडेंसी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन या ड्राइंग ऑफ द लिप्स है वो कम हो जाएगा। सेकेंड एडवाइस ये रहेगी कि आप कोई भी नॉन टिंटेड कलर से रहित जो पेट्रोलियम जेलीज होती हैं या लिप बाम्स होती हैं नेचुरल, वो यूज करिए। और वो आप अपने पास हैंडी भी रख सकती हैं, आप बीच में भी कभी कभी दोबारा लगा सकती हैं। आप अगर लिपस्टिक यूजेज करना चाहती हैं तो मिनिमम, बिल्कुल कम से कम आप करिए। और अगर यूज करना भी है तो इस समय आप क्रीम बेस्ड लिपस्टिक क्योंकि नहीं यूज कर सकती हैं, और मैट बेस्ड लिपस्टिक से भी इसके होठ ड्राई होते हैं, तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि लिपस्टिक यूजेज ना ही करें तो अच्छा है। और अगर इसके बाद भी आपका ड्राइंग और चैपिंग ऑफ लिप्स जो हो रहा है मास्क के अंदर वो ज्यादा है, तो आप अपने किसी भी अपने जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हो आप मिल सकते हैं। वो कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर विदुषी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। हाँ जी। तो डॉक्टर विदुषी, हमारी अगली जो व्यूअर है वो है बबीता जी। इनका कहना है कि अभी गर्मी आ रही है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मेरे फेस के लिए कौन सा मास्क अच्छा रहेगा? अच्छा, हाँ, बबीता जी, आपका जो ये सवाल है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉटन मास्क आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कॉटन एक ब्रीथेबल मास्क होता है, उसमें आप आसानी से सांस भी ले पाएंगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। जब कॉटन का फैब्रिक आप लेने जाएं तो वो एक हाई थ्रेड काउंट वाला या हाई नेट काउंट वाला जो फैब्रिक होता है वो होना चाहिए। एक सिंपल टेस्ट होता है उसके अंदर, अगर हम कैंडल लेके उस कपड़े के पीछे अगर हम ब्लो करें तो वो ब्लो हो जाना चाहिए। ये कैंडल टेस्ट होता है। कोई भी कपड़ा अगर आप सिलेक्ट करते हैं मास्क बनाने के लिए कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब ब्रीथेबल और स्किन चीज तो ऑब्वियसली सेकेंडरी आती है, पहला है कि वो प्रोटेक्टिवली सॉलिड होना चाहिए। तो आपका ब्लो टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए और उसके अंदर से लाइट पास कर जानी चाहिए। इसे लाइट और कैंडल टेस्ट कहते हैं कपड़े के लिए। बाकी कॉटन सबसे अच्छा फैब्रिक रहेगा। वो आपको ना तो बिकॉज ऑफ फैब्रिक टेंडेंसी रैशेस कॉज करेगा और वो कंफर्टेबल भी होगा, आप उसमें आराम से सांस भी ले पाएंगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली, आप जब गर्मी आती है तो आप अपना फेस वॉश चेंज करके एक नो सोप, नो फ्रेग्रेंस, नो कलर वाला जो फेस वॉशेस या फिर नो सोपी क्लेंजर्स आते हैं, आप उस पर शिफ्ट कर जाइए। और एक मॉइस्चराइजर थोड़ा आप हल्का लोशन बेस्ड यूज करिए, क्रीम बेस्ड आपको भी एडवाइस नहीं करूंगी, लोशन बेस्ड जो होते हैं वो आप यूज करिए, तो आपको काफी फायदा मिलेगा इससे। जी। और अगली हमारे व्यूअर हैं शरण जी। इनका कहना है कि मुझे मास्क लगाने के बाद नाक की टिप पर बहुत खुजली होने लगती है, तो ऐसे में क्या करूं?
मैम आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि जो आपका मास्क आप चूज करते हो उसका कपड़ा अगेन आप सोच समझ के यूज करिए। अगर वो ऐसा कपड़ा है कि आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है तो उस तरीके का मास्क आप अवॉइड करिए। बाकी एक सिंपल, जैसे मैंने पहले भी कहा, मास्क लगाने से पहले मॉइस्चराइजर और जिंक ऑक्साइड कंटेनिंग क्रीम्स आती हैं जो बच्चों की डायपर रैश क्रीम में होता है, उसको आप थोड़ा सा इस एरिया में लगाना स्टार्ट करिए। वैसलीन पेट्रोलियम जेली। अगर इसके बाद भी आपको नहीं रिलीफ मिलता है, ये चीज आपकी ज्यादा बढ़ रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ क्रीम्स आती हैं जो कुछ समय यूज करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आप फिर प्रिकॉशंस लोगे तो आपको दोबारा नहीं होगा। जी। और अगली व्यूअर है सुनीता जी, इनका कहना है कि मैम मास्क की वजह से आँखों के नीचे रैशेज़ और ड्राइनेस हो जाती है। उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपका मास्क प्रॉपरली फिटेड नहीं है तो फिर ये फॉगिंग कॉज करता है। जो हमारी सांस होती है ऊपर की तरफ आती है और उसकी वजह से, क्योंकि आई की स्किन बहुत पतली होती है, यहाँ इरिटेशन होना बहुत बहुत कॉमन होता है। तो सबसे पहले आपके लिए भी आप नो सोप क्लेंजर्स यूज करिए। फेस वॉश या साबुन से मुंह धोना छोड़ दीजिए। आप मॉइस्चराइजर्स अच्छे यूज करिए। कोई भी फ्रेग्रेंस वाला मॉइस्चराइजर, कलर युक्त मॉइस्चराइजर का यूजेज मत करिए। अगर आप घर पे हैं तो मॉइस्चराइजर बार बार लगाइए, स्पेशली आईज के अराउंड। रात को सोते वक्त आप आईज के अराउंड कोकोनट ऑयल से मसाज करके सोइए, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप आई मेकअप करते हो तो थोड़ा समय, या जब आप मास्क लगा रहे हो तो मैडम मत करें, बिकॉज वो जो मॉइस्चर जा रहा है वो आपके आई मेकअप के साथ, या जब आप उसे रिमूव करते हो इंटरैक्ट करता होगा और वो आपके रैशेस को बढ़ा देता होगा। इसके अलावा अगेन, अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है देन यू रिक्वायर ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है कुछ समय के लिए। अगर आपका इन सब प्रिकॉशंस लेने से भी रैशेस नहीं जाते, सिर्फ बेटर कि आप कंसल्ट करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। जी। तो हमारी अगली व्यूअर हैं डॉक्टर विदुषी ज्योति जी हैं। इनका कहना है कि बच्चों को स्कूल में कई घंटे मास्क लगा के रखना पड़ता है। तो कुछ समय के बाद मास्क बदल देना चाहिए? मैम अगर वो कॉटन बेस्ड मास्क है तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, पर जब वो घर पे आता है बच्चा, उस मास्क को धोना जरूरी होता है। ये जो मास्क होता है उसको वन टाइम यूजेज होता है और अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स के लिए बच्चा यूज कर सकता है। बीच में मास्क बदलने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कपड़ा है उसका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसकी हुँ, हुँ। कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, उसका जी, रेगुलर वॉश होना जरूरी है। ज़रूरी जब है। आप मास्क को धोते हैं, कपड़े के मास्क को, इट इज इम्पॉर्टेंट कि उसको मशीन में धोया जाए। उसके लिए जो डिटर्जेंट यूज होता है वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। ओके। जो डिटर्जेंट होता है वो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। थर्ड, हुँ, हुँ। सेकेंडली, जो टेम्परेचर पे आप मास्क को धोते हैं वो एटलीस्ट 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो मास्क प्रॉपरली धुला है और वो रीयूजेज के लिए सही है, मतलब रीयूज हुँ, हुँ। हो सकता है। कई बार क्या देखा गया है कि मास्क के लिए जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, उसकी जो फ्रेग्रेंस है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो पार्टिकल्स मास्क के कपड़े में हुँ, रह हुँ, हुँ। जाते हैं एंड दैट स्टार्ट्स गिविंग रैश, उसकी वजह से रैशेज हो जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। जी, बिल्कुल डॉक्टर विदुषी आप सही कह रही हैं, हमारी व्यूअर हैं एक दीपिका जी, वो भी लिख रही हैं कि सही कह रही हैं मैम आप, इन दिनों बहुत सारी एक्ने प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, किस वजह से हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं ध्यान रखूँगी इन सभी बातों का। थैंक यू सो मच। जी, और अगली हमारी व्यूअर हैं अदिति जी, इनका कहना है कि मास्क ज़्यादा देर लगाने पर जब पसीना आता है, तब कई बार छोटे से व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, कई दिन तक उनका क्या कारण है? उनको दूर करने के लिए क्या ट्रीटमेंट सही है? व्हाइट स्पॉट किस तरीके के होते हैं, एक तो थोड़ा सा आप वो इलैबोरेट करती तो मेरे लिए ज्यादा आसान होता आपको मदद करना। पर जहां जी। तक मैं समझ रही हूँ कि मास्क आप जो यूज कर रही हैं, शायद उसका, जैसे कि हम अभी तक यही बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हुँ, फैब्रिक हुँ। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का फैब्रिक यूज कर रहे हो। हुँ, मास्क के हुँ। नीचे मेकअप तो नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो मास्क के बाद व्हाइट हेड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो हुँ, इसीलिए हुँ। बढ़ता है कि इधर आपका मास्क प्रॉपरली फिटेड नहीं है, वो फ्रिक्शन कॉज कर रहा है। फ्रिक्शन जी। की वजह से एक एक्ने होता है, या पिंपल की एक टाइप होती है जिसे एक्ने मिकैनिका कहते हैं, जो कि हुँ, हुँ। प्रेशर पड़ने से, जो जनरली जो प्लेयर्स होते थे उन्हें हेलमेट, जो फिटेड हेलमेट पहनते थे, उसके कारण हो जाता था। तो ये व्हाइट हेड फॉर्मेशन है मैम।
इसके लिए सबसे पहले यही होगा कि आपको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो क्लिंजर्स आते हैं या फेस वॉशेस आते हैं या स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन होती है जिसे कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, उसका यूजेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये सब आपको डॉक्टर की गाइडेंस में ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो व्हाइट हेड फॉर्मेशन इसलिए आता है क्योंकि ऑयल आपकी स्किन में ट्रैप हो जाता है और वो पोर्स को आपके बंद कर देता है। अगर ये प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं कंट्रोल होगा तो आपको सीवियर पिंपल की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। जी, और अगली हैं वर्षा जी, जो पिंपल की बात डॉक्टर विदुषी हम कर ही रहे हैं। तो इनका कहना है कि मेरी बेटी को एक्ने हो रहा है और मास्क लगाने पर वो रेड हो जाती है। तो ऐसे में क्या करे वो? हाँ, तो मैम ऐसे में आपको अगर ज़रूरत नहीं है, बच्चा बाहर नहीं जा रहा है तो अवॉइड करें, मास्क यूसेज ही अवॉइड करें, बिकॉज़ यहाँ पर मास्क की वजह से चाहे किसी भी तरीके का आप मास्क लगाओगे वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। जो एग्जिस्टिंग पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आप करिए। और एक्ने जो एक डिजीज है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो कंसिडरेशन में लेनी होती है। पेशेंट का जो डाइट होता है, वो किस तरीके का एक्सरसाइज पैटर्न है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक्ने का प्रॉपर ट्रीटमेंट सीख करिए। अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो बच्चा मास्क का यूजेज ना करे, और जो सिंपल प्रिकॉशंस घर पे ले सकते हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिंजर्स दिन में एक बार बच्चा यूज कर सकता है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, मतलब बिल्कुल वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स या हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आते हैं उसका यूजेज करें। मेकअप अगर लगाते हैं कुछ तो वो ना करें। और बेंजोइल पेरोक्साइड एक सिंपल क्रीम आती है एक्ने को ट्रीट करने की, उसकी शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी, वो एक इरिटेंट होता है, वो खुद से यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अंडर गाइडेंस उसका यूजेज आप स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये प्रिवेंट करेगा उसकी रेडनेस को बढ़ाने के लिए। बट अगर ऑलरेडी पिंपल्स हैं और मास्क यूज करने से बढ़ जाता है, बेटर रहेगा कि हम इसको डॉक्टर की मदद से पहले ठीक करें और फिर प्रॉपरली स्किन को सूट करने वाले मास्क जब जरूरत हो तब यूज करें। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ कंचन। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। मैं बोल रही हूँ कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, जिसके अभाव में कहीं न कहीं हमें स्किन की प्रॉब्लम हो रही थी, त्वचा को नुकसान हो रहा था। काफ़ी क्वेश्चन्स हमने ले लिए हैं, 1-2 सवाल और लेते हैं और उसके बाद फिर लाइव सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे आज के लिए। यामिनी जी हैं, उनका कहना है कि कॉटन मास्क में 1 लेयर ठीक है या इसमें 2 से 3 लेयर होना चाहिए? एटलीस्ट 2 लेयर होना चाहिए, 3 लेयर है तो और भी बेहतर है। सिंगल लेयर आपको कोविड-19 जो वायरस जो हमारा मेन एम है जिसके लिए हम मास्क यूज कर रहे हैं उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली कुछ लोग वॉल्व मास्क यूज करते हैं, वॉल्व मास्क का भी इट इज नॉट अप्रूव, मतलब अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वॉल्व मास्क नहीं यूज करना चाहिए। कॉटन मास्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लेयर होना चाहिए। जी, और कला जी हैं, उनका कहना है कि एक मास्क को कितने दिन में बदल देना चाहिए? हर रोज बदलना चाहिए। अगर आप कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं या कपड़े के मास्क यूज कर रहे हैं तो हुँ, उसको हुँ। रोज बदलना जरूरी है। अगर आप उसी मास्क को नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं, पहला उसकी प्रोटेक्शन आपको नेक्स्ट डे कितना इफेक्टिव है हम नहीं जानते, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल, डर्ट और बहुत सारी चीजें हुँ, हैं हुँ। जो चिपक चुकी है, उसका डिसइंफेक्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उस मास्क से ही आपको बीमारियां हो जाएंगी। जी, और अगली वेयर है हमारी अदिति जी, इनका कहना है कि मैं कॉटन फैब्रिक का ही मास्क यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ऐसे में क्या करें वो? कॉटन, मैं इनका क्वेश्चन सुन नहीं पाई, कैन यू प्लीज रिपीट? जी, जी। इनका अदिति जी हैं, इनका कहना है कि ये कॉटन फैब्रिक का मास्क ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनको इससे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसे में क्या करें ये? मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए और कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। मैं आपको यही कहूंगी कि जहां हुँ, हुँ। जरूरत नहीं हो वहां आप मत लगाइए, मतलब कि आप अपने मास्क का यूजेज मिनिमम ही रखिए। अगर आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, मतलब पहले से ही आप ज्यादा स्वेट करते हो, तो एक हुँ, बार हुँ। अपना थायराइड फंक्शन मैम प्लीज चेक करा लीजिए। बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ इंक्रीज स्वेटिंग, मतलब ज्यादा स्वेटिंग होने का एक मेजर रीजन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड डिसफंक्शंस। तो आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी एक बार अपना थायराइड फंक्शन चेक करा लीजिए। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई और ऑल्टरनेटिव आया है अभी तक, हुँ, हुँ। बिकॉज कॉटन मास्क सबसे सेफ है, वो सबसे ही सेफ अभी तक के जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं
बट अगर आपको उससे भी स्वेटिंग हो रही है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई और चीज है जो हम इसके ऑल्टरनेट में बता सकते हैं। बट यस, यू शुड बिल्कुल और चेक योर, निश्चित तौर आपको से अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप सलाह दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बारी कंसल्ट कर लें, उनसे ज़रूर मिलें और उनको दिखाने के बाद ही क्योंकि हर किसी की जो स्किन है, त्वचा है, वो अलग-अलग होती है और डॉक्टर देखने के बाद ही उनको फिर सही रिकमेंड कर सकते हैं। तो डॉक्टर विदुषी मेरा ये सवाल रहेगा कि हम मास्क की बात कर रहे हैं, मास्क कितना टाइट होना चाहिए? क्योंकि कई बार मास्क पहनने से नोज़ के आस-पास और चीक्स के आस-पास भी निशान पड़ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है जो लगातार काफ़ी टाइम से पहन रहे हैं, उनके तो बिल्कुल अपीयर भी होने लग गए हैं, दिखने भी लग गए हैं वो मास्क जो साइन है। आप बिल्कुल तो सही वही कह आप रहे हो कंचन। जो N95 मास्क होता है, हुँ, आइडियली हुँ। उसकी भी फिटिंग टेस्ट होनी चाहिए। जब आप एक बार मास्क आप फिटिंग टेस्ट करते हैं तो आपकी हुँ, हुँ। नोज पे, चिन पे और आपकी चीक के जो बॉर्डर्स होते हैं या कान के पीछे, वो हुँ, हुँ। स्नगली फिट होना चाहिए कि आपको उसे बार बार टच करके एडजस्ट ना करना पड़े। करना पड़े। हुँ, हुँ। अगर आप बार बार, अगर उसकी फिटिंग इस तरीके की है कि और आप उसमें ब्रीथ कर पा रहे हैं, हुँ, 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 दैट हुँ। शुड बी द काइंड, उस तरीके की फिटिंग बिल्कुल। होनी चाहिए आपके मास्क की कि आप उसमें आराम से सांस ले सकते हैं और आपको हुँ, हुँ। उसकी फिटिंग को बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। तीसरी चीज कि उसमें से ऊपर और नीचे की तरफ से हवा निकलनी नहीं चाहिए, मतलब वो स्नग फिट इसलिए है, वरना आपके आई के जो गॉगल्स होंगे वो फॉगिंग करेंगे। कुछ लोग जैसे बंधाना होता है वो पहनते हैं, तो उसका कोई यूजेज, मतलब इट इज नॉट इफेक्टिव, बिकॉज उसमें हुँ, से हुँ। हवा नीचे से तो पास ही हो रही है। तो बिल्कुल, मास्क बिल्कुल। स्नगली फिट होना चाहिए इस तरीके से। एक्चुअली उसके कोई साइंटिफिक पैरामीटर्स नहीं है कि कितना फिट होना चाहिए, बट हाँ, इस तरीके से फिट होना चाहिए कि आपको उसे बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। करना बिल्कुल डॉक्टर जो अभी आप बात भी कर रहे थे, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका सवाल भी है। सविता जी हैं कि मास्क लगाने से आँखों में जलन होने लगती है और साथ ही साथ हमारी एक अगली व्यूअर हैं, उनका ये सवाल था सुनीता जी का कि चश्मे के साथ मास्क लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपने बात भी की है कि फॉगिंग हो जाती है, हाँ, तो तो वो जो क्या करें? फॉगिंग हो जाती है, आपका मास्क आपकी नाक पे अच्छे से स्नगली फिट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लोग, मतलब ये जो जो एयर है या जो हम ब्रीथ करते हैं, जो वो निकलता है, वो स्नग फिटिंग नहीं होती है, इसलिए वो निकलता है और फॉगिंग ऑफ द मास्क, मतलब फॉगिंग ऑफ द गॉगल्स हो जाता है या आई में इरिटेशन हो जाती है। तो वो स्नगली फिटिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब आप उसको हल्का-सा टेप भी कर सकते हैं या फिर आप जी। बांधने की जो टाइज होती हैं, वो उस तरीके के मास्क यूज कर सकते हैं और हुँ, उससे हुँ। आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज हम हल्का सा लगाते हैं और सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमारी नाक कवर हो जाए, ऐसा नहीं है। इट शुड बी स्नगली फिटेड, मतलब अच्छे से आपका फिट होना चाहिए, तो आपकी आईज फॉग नहीं करेंगी। जी, क्योंकि वो बिल्कुल। फॉगिंग होने का मेन रीजन यही है कि जो हमारी सांस होती है, उसकी जो एयर होती है वो जाती है इधर और वो हमारे गॉगल्स को ऑफ फॉग कर देती है। ऑफ कर देती है। हुँ, जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर विदुषी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, व्यूअर्स भी काफ़ी खुश हैं और निश्चित तौर से उनसे बोलूँगी कि जो भी डॉक्टर विदुषी ने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी स्किन को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि मास्क तो अब लगाना ही है, तो उसको तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके साथ-साथ त्वचा का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं और डॉक्टर विदुषी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, फिर भी जाते-जाते चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्विक 5 टिप्स या 10 टिप्स जो भी हैं, जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि कंक्लूज़न जो होगा वो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करके ज़रूर जाएँ। मैं इस डिस्कशन को इसी कुछ टिप्स के ऊपर एंड करना चाहूंगी कि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास्क का फैब्रिक और मास्क की फिट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे को मास्क से ही प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे कि हैंड वॉशिंग अगर प्रॉपरली और माइंडफुली नहीं की जा रही है, तो एक्सेसिव हैंड वॉशिंग से ही लोगों को इरिटेशन और रैशेस हो रहे हैं। तो आप कॉटन फिटेड हाई थ्रेड काउंट वाले मास्क यूज करिए टू मेक द फैब्रिक। रिपीटेडली अपने मास्क को वॉश करिए। मास्क वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट्स यूज करें वो फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, वो एलर्जी फ्री होने चाहिए। मास्क यूज करने से पहले और बाद में पहले सोप फ्री क्लेंजर से वॉश करें। अच्छा थिन लाइट बेस्ड हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। मास्क पहनने के बाद आप हल्के सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश या आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उससे वॉश करें। मॉइस्चराइज करें। जो भी प्रेशर पॉइंट्स होता है उसे जिंक ऑक्साइड बेस्ड क्रीम्स या वैसलीन से प्रोटेक्ट करें, जैसे कि नोज है, चिन के नीचे, कान के पीछे। मेकअप टू द मिनिमम, लेस इज मोर वाली जो आइडियोलॉजी होती है उसे अपनाएं। सिंपल कंसीलर्स या लाइट बेस्ड फाउंडेशंस यूज करें। मेकअप अगर करना है तो सिर्फ आई तक लिमिटेड रखें। लिप थिक लिप कलर्स आप अवॉइड करें, बिकॉज उससे भी आपको इरिटेशन हो सकता है और उससे भी
एक्ने कंट्रोल फेस करना। जो भी आप एंटी एजिंग स्किन केयर यूज कर रहे हैं या एक्ने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दें, अगर आपका मास्क यूजेज ज़्यादा है, बिकॉज़ उनसे भी आपको इरिटेशन हो सकता है। आई थिंक आई विल जी। कंक्लूड दिस इतने पॉइंट्स के साथ ही और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इससे बेनिफिट मिले। अगर इसके बाद भी आपको स्किन इरिटेशन या मास्क पहनने से जो भी रैशेज़ हो रहे हैं या प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व होता है, तो बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट डॉक्टर करें। विदुषी मैं जो आपको भी बीच में प्रॉब्लम रोकना चाहूँगी, अराइज़ हमें होगी आपकी आपको थोड़ा आवाज़ पूरी तरह से नहीं सुनाई दे रही है, हम आपको पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज़ बीच-बीच में कट रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप अब सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विदुषी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से भी आ रहा था। तो बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगे इसको, नहीं तो हम अपने लाइव सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है कि सेशन को कंक्लूड करना चाहिए बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है। जी, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर विदुषी, बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम आपका और हमारे व्यूअर्स का भी, जिन्होंने ये लाइव सेशन देखा और निश्चित तौर से जो उन्होंने आपको आवश्यक जानकारी दी है, उसको ज़रूर अपनी डेली रूटीन में अपनाइए और ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आज के लिए थैंक यू हमें सो इतना मच। ही हम देखते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर विदुषी।